Programs presented by Shri Guru Ram Rai University, Dehradun, first ICAR accredited university of Uttarakhand. ऋषिकेश के डीएसबी स्कूल में छात्रों को मिली कानून की जानकारी। महिला एसआई आरती और चिंतामणि ने किया जागरूक। ऑनलाइन फ्रॉड से बचाना रहा कार्यक्रम का मकसद। हरिद्वार पुलिस को मिला गाड़ियों का नया बेड़ा। बेड़े में बोलेरो और 12 मोटरसाइकिल शामिल। झबरेड़ा की कंपनी ने पुलिस को सौंपे वाहन। कोतवाली बागेश्वर में एसपी की नई पहल से जनता में खुशी की लहर। एसपी ने जनता दरबार लगाकर सुनी समस्याएं। त्वरित निराकरण के लिए संबंधित को दिए निर्देश। मसूरी सीमा पर सघन चेकिंग अभियान शुरू। पर्यटकों के वाहनों की जांच। पर्यटकों की गाड़ी से हटाएगी काले चन। और सीतापुर पार्किंग मार्केट का वीडियो वायरल। यात्रियों और पार्किंग कर्मचारियों के बीच लठबाजी। मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। अपने जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान पहुंची, जहां उन्होंने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में दिव्यांग विद्यार्थी और उनके अभिभावक भी मौजूद रहे। दिव्यांग बच्चों ने देशभक्ति और जन्मदिन के गीत भी गाए। इस दौरान राष्ट्रपति दिव्यांग बच्चों के गीतों पर भावुक हो गईं। राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून, जहां सीएम धामी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए समाज के वंचित, शोषित एवं पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण हेतु कार्य किया है। आपका संपूर्ण जीवन मानव सेवा को समर्पित रहा है। किसी दृष्टिबाधित व्यक्ति के जीवन में पुनः प्रकाश लौटाने हेतु आपका नेत्रदान करना का निर्णय इसका एक साक्षात प्रमाण है। आपका जीवन संघर्ष वास्तव में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जिनकी इन पंक्तियों को चरितार्थ करता है। विघ्नों को गले लगाते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से न कभी ऊप कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं। जो लाक्षागृह में जलते हैं, जो लाक्षागृह में जलते हैं, वो ही सुरमा निकलते हैं। आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, आज मार्गदर्शन तथा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सर्वप्रथम विकलांग की जगह दिव्यांग शब्द को अपनाकर दिव्यांगजनों में आत्मसम्मान का संचार करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। उनके नेतृत्व में आज केंद्र सरकार जहां एक ओर दिव्यांग सशक्तिकरण अधिनियम 2016 के माध्यम से दिव्यांगजनों के कल्याण एवं संरक्षण हेतु ऐतिहासिक पहल की, वहीं सुगम्य भारत अभियान, एडीआईपी योजना, दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना, दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना, दिव्यांगजन छात्रवृत्ति एवं पेंशन योजना जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए गंभीर प्रयास किए गए हैं। उन्हीं की प्रेरणा से हमारी प्रदेश सरकार भी दिव्यांगजनों के कल्याण हेतु निरंतर कार्य कर रही है। जहां हम एक और दिव्यांग भरण पोषण अनुदान योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों को 1500 रुपए की मासिक पेंशन प्रदान कर रहे हैं, वहीं दिव्यांगजनों की देखभाल कर रहे अभिभावकों को भी 700 रुपए का आर्थिक अनुदान प्रदान कर रहे हैं। साथ ही दिव्यांगजनों के लिए विशेष शिक्षा संस्थानों का आधुनिकीकरण कर रहे हैं तथा उनके लिए ब्रेल पुस्तकों, डिजिटल लर्निंग टूल्स तथा प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता भी सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। यही नहीं, हम दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान कर रहे हैं। हालांकि हमारे वीरेंद्र जी ने मुझे कहा है इस राशि को बढ़ाने के लिए हम जरूर इस पर विचार कर रहे हैं। और ऋषिकेश श्यामपुर क्षेत्र स्थित जेएसबी स्कूल में कई प्रांतों से आए एनसीसी के छात्रों ने साइबर अपराध, बाल यौन अपराधों की जानकारी हासिल की। जानकारी पाकर छात्र काफी जागरूक नजर आए। छात्रों ने वादा किया कि वह मिली जानकारी के अनुसार कानून के नियमों का पालन करेंगे। कार्यक्रम में महिला उप निरीक्षक आरती कलूड़ा ऋषिकेश कोतवाली से डीएसबी स्कूल पहुंची। यहां उन्होंने छात्रों को साइबर अपराध, साइबर बुलिंग, सोशल मीडिया फ्रॉड, ऑनलाइन हैकिंग, महिला अपराध, बाल अपराध के बारे में विस्तार से जानकारी दी। महिला उप निरीक्षक ने छात्रों को बताया कि अलग अलग अपराधों के लिए बने कानून किस प्रकार प्रभावित होते हैं और कैसे पुलिस की सहायता की जाती है। मौके पर एनसीसी अधिकारी चिंतामणि मैठानी ने ट्रैफिक और नशे के संबंध में जानकारी देकर छात्रों को जागरूक किया। छात्रों को बताया कि नशा किस प्रकार
युवाओं के भविष्य को खोखला कर रहा है। किस तरह से नशे की लत में आने से बचा जा सकता है, कोतवाली प्रदीप राणा ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के उपाय बताना और बच्चों के अधिकारों और कानूनी सुरक्षा के प्रति सजग बनाना रहा। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। उत्तराखंड आस्था और आधुनिकता के संगम के साथ सर्वांगीण विकास की नई इबारत लिखता उत्तराखंड देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल के विजन को साकार करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसी क्रम में 8 दिसंबर 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड का शुभारंभ किया और 2 करोड़ लखपति दीदियों को सशक्त बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया। यह ब्रांड उत्तराखंड के पारंपरिक और जैविक उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने का माध्यम बन रहा है। स्वयं सहायता समूहों, महिला किसानों और ग्रामीण उद्यमियों के प्रयासों को एकजुट कर उनके उत्पादों की गुणवत्ता और पैकेजिंग को बेहतर बनाकर उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में स्थापित किया जा रहा है। हाउस ऑफ हिमालयाज के तहत 48 उच्च गुणवत्ता वाले स्थानीय उत्पादों को नई पहचान मिल रही है, जिनमें मंडुआ, झंगोरा, गहर, राजमा, चौलाई, तोर दाल, लाल चावल, काले भट्ट, शुद्ध शहद, चाय, तेल, ऊनी वस्त्र, हस्तशिल्प और अन्य उत्पाद प्रमुख हैं। ये उत्पाद न केवल स्थानीय संसाधनों का उपयोग करते हैं, बल्कि ग्रामीण महिलाओं और किसानों के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित कर रहे हैं। लॉन्चिंग के बाद से ही हाउस ऑफ हिमालयाज ने सफलतापूर्वक 1.5 करोड़ रुपए की बिक्री दर्ज की है। यह सफलता स्थानीय उत्पादों की गुणवत्ता और ब्रांड की विश्वसनीयता को दर्शाती है। अब ये उत्पाद अमेज़न, फ्लिपकार्ट और ब्रांड की अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं, जिससे वैश्विक बाजार में उत्तराखंड की पहचान मजबूत हो रही है। हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड न केवल उत्पादों की बिक्री कर रहा है, बल्कि राज्य की सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक ज्ञान को भी संरक्षित कर रहा है। यह पहल स्थानीय कारीगरों और किसानों की आय में वृद्धि करते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बना रही है। आइए हाउस ऑफ हिमालयाज के साथ जुड़कर उत्तराखंड की समृद्ध विरासत का हिस्सा बने और स्थानीय उत्पादों को अपनाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करें। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां भूमाफिया द्वारा फिर से अवैध रूप से खनन करना शुरू कर दिया गया है। जी हां, ऋषिकेश में काले की ढाल पर भूमाफियाओं ने लोखा छिपी फिर से शुरू कर दिया है और निर्माण कार्य भी शुरू कर दिए हैं। धार्मिक नगरी को भी नहीं बख्श रहे हैं भूमाफिया। ऐसे में किसने मिट्टी का पहाड़ बेचा और किसने खरीदा, इनकी रजिस्ट्री की भी जांच होनी चाहिए। अवैध खनन के कारण खनन विभाग लगा रहा भारी जुर्माना। खनन में शामिल जेसीबी को सीज करने के लिए निर्देश दिए और अब एमडीडीए से गुमराह कर मानचित्र पास कराने का भी कर रहे प्रयास। एमडीडीए में मानचित्र को लेकर हुई शिकायत दर्ज। भूमाफिया धनबल के आधार पर सभी को खरीदने की करता बात। गुमराह कर उप जिलाधिकारी कार्यालयों से भी ली थी अनुमति। पर्दाफाश होने के बाद कई प्रकार के लग रहे हैं आर्थिक दंड। तो इस बीच आपको यह भी बता दें, भूमाफियाओं के खिलाफ कई उत्तराखंडी संगठन खड़े हुए हैं। नियमों के विरुद्ध भूमाफियाओं का यह कार्य चल रहा है और अब भूमाफियाओं की खैर नहीं है इसमें शामिल। सभी भूमाफियाओं के नाम पर किया जाएगा जल्द ही बड़ा खुलासा। तो ऋषिकेश में काले की ढाल पर भूमाफियाओं ने लुका छिपी करना यानी निर्माण करना शुरू कर दिया है। लुका छिपी से फिर शुरू किया निर्माण कार्य। धार्मिक नगरी को भी नहीं बख्श रहे हैं भूमाफिया। और सवाल यह है कि आखिर किसने मिट्टी का पहाड़ बेचा और किसने खरीदा, इनकी रजिस्ट्री की भी जांच होनी चाहिए। तो वही अवैध खनन के कारण खनन विभाग जो है वो भारी जुर्माना लगा रहा है। खनन में शामिल जेसीबी को सीज करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं और एमडीडीए से गुमराह कर मानचित्र पास कराने का भी कर रहे हैं प्रयास। एमडीडीए में मानचित्र को लेकर शिकायत दर्ज की गई है, लेकिन इसके बाद भी ये बाज नहीं आ रहे हैं और लगातार धर्मनगरी को निशाना बना रहे हैं भूमाफिया। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिरकार जो है कई बार भूमाफियाओं पर गाज गिरने के बाद भी इस तरह की कार्रवाई क्यों फिर से देखने को मिल रही है। और ऐसे में ये भी सवाल उठ जाता है कि क्या ये कहीं इसमें राजनीतिक संरक्षण तो नहीं है या फिर
किसका संरक्षण है जिसके सह पर इतना बड़ा खेल खेला जा रहा है भूमाफियाओं की तरफ से, गुमराह किया जा रहा है। गुमराह कर जिलाधिकारी कार्यालय से भी देखिए अनुमति ले ली गई थी, लेकिन इसके बाद भी जो है कार्रवाई होती भी नजर नहीं आ रही है। पर्दाफाश होने के बाद कई प्रकार के आर्थिक दंड लग रहे हैं और ऐसे में यह भी बताया जा रहा है कि भूमाफियाओं के खिलाफ कई उत्तराखंडी संगठन भी खड़े हो चुके हैं। नियमों के विरुद्ध भूमाफियाओं का ये जो कार्य है वो लगातार चल रहा है और अब भूमाफियाओं की खैर नहीं, क्योंकि इसमें शामिल सभी भूमाफियाओं के नामों का जल्द ही बड़ा खुलासा किया जाएगा। तो गुमराह कर उप जिलाधिकारी से भी देखिए कार्यालय से अनुमति ले ली गई थी और इसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल जरूर उठता हुआ नजर आ रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे। कमल, देखिए अब फिर से निर्माण कार्य शुरू हो गया भूमाफियाओं की तरफ से, क्या तस्वीर? हाँ, बिल्कुल कहें सपना, लगातार हम देख रहे थे किस तरीके से भूमाफिया यहाँ पर सक्रिय हो रखे हैं और गुमराह करके अलग अलग तरीके से सरकारी विभागों से कहीं अनुमति दे देते हैं, कई बार नक्शा पास कराने के लिए एप्लीकेशन डाल दो, तो कई इस प्रकार के कार्य यहाँ पर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मिट्टी का पहाड़ बिक गया, किसने बेचा, किसने खरीदा, कहाँ से उनके पास जमीन आई, इस सब की भी जांच होनी अब बहुत जरूरी है। और रजिस्ट्रियां हो रही है तो किस बेस पर रजिस्ट्री हो रही है, कैसे ये भूमि बिक्री के लिए हो गई। मिट्टी के पहाड़ हम देख रहे हैं, कहीं बहुत बड़ा पहाड़ है लेकिन बीच में से कुछ हिस्सा कैसे वो बेच दिया गया है। तो कुल मिला के कहीं न कहीं जो है पूरी दाल में काला दिखाई दे रहा है। लेकिन कहीं न कहीं जब ये चीजें आएंगी और लगातार चर्चाओं में चीजें चलेंगी तो कहीं न कहीं इन चीजों का भी पर्दाफाश होगा। और वही हम देख रहे हैं कि लगातार कार्रवाइयां भी हो रही है, जहां बिना खनन की अनुमति बिना गुमराह करके ले ली गई थी वहां उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। जुर्माना रिपोर्ट चली गया, मुझे लगता है 1-2 दिन में बहुत बड़ा जुर्माना होना है। जिस जेसीबी से वहां पर खुदान कर दिया गया था उसको सीज करने के आदेश दिए गए हैं। और कहीं ना कहीं अब किसी तरह और अन्य विकल्पों को वो भूमाफिया तलाश रहे हैं कि किस तरीके से और सरकारी विभागों को गुमराह किया जा सके। लेकिन अब कहीं ना कहीं इनके खिलाफ भी लोग सक्रिय हो चुके हैं और मुझे लगता नहीं है ये भूमाफिया अब ज्यादा कुछ ऐसा कर पाएंगे। कहीं ना कहीं अब इनको जरूर पनिशमेंट मिलना तय है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कमल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें और आगे बढ़ेंगे जहां हरिद्वार पुलिस के बेड़े में एक बोलेरो और 12 मोटरसाइकिल शामिल हुई हैं। कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने में ये वाहन अहम भूमिका निभाएंगे। पुलिस लाइन रोशनाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान हरिद्वार पुलिस को झबरेड़ा स्थित एक कंपनी द्वारा सहयोग स्वरूप 12 मोटरसाइकिल और एक बोलेरो वाहन प्रदान किए गए हैं। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोभाल सहित एसपी ट्रैफिक क्राइम जितेंद्र मेहरा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। नारियल फोड़कर सभी वाहनों की विधिवत पूजा अर्चना की गई। एसएसपी प्रवेंद्र डोभाल द्वारा कंपनी के अधिकारियों को सम्मानित भी किया गया। वहीं हरिद्वार पुलिस ने इस सहयोग के लिए कंपनी का आभार व्यक्त किया है। कोतवाली बागेश्वर में एसपी चंद्रशेखर घोटके के ने जनता दरबार लगाकर आमजन की समस्याएं सुनी। एसपी ने समस्याओं के प्रभावी और त्वरित निराकरण के लिए संबंधित को निर्देशित किया। बता दें कि एसपी की नई पहल से बागेश्वर की जनता में खुशी की लहर है। जनता दरबार का उद्देश्य पुलिस और आमजन के बीच की दूरी को कम करना और पारदर्शिता के साथ जनसुनवाई करना। जनता द्वारा बताई गई समस्याओं को एसपी चंद्रशेखर घोटके द्वारा गंभीरतापूर्वक सुनकर कुछ समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया गया है और कुछ समस्याओं के शीघ्र निस्तारण के लिए संबंधित को निर्देशित किया गया है। एसपी चंद्रशेखर घोटके ने बताया है कि अलग अलग क्षेत्रों से लोगों ने कोतवाली पहुंचकर अपनी समस्याएं साझा की हैं। नशे की समस्या और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर सुझाव प्राप्त हुए हैं। जनता और पुलिस के बीच संवाद बनाने की कोशिश की गई है। आगे भी समय समय पर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। बागेश्वर थाना क्षेत्र के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित जनता के लोग यहाँ पे उपस्थित थे। अलग अलग क्षेत्र से यहाँ पे लोगों ने सुझाव दिए। कुछ समस्याएं जो है खासकर नशे को लेकर उनकी चिंता प्रदर्शित की गई है और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी कुछ यहाँ पे सुझाव आए हुए हैं। तो इसके बारे में जो पुलिस विभाग द्वारा जो आवश्यक कार्रवाई की जा रही है उनके बारे में भी इन सभी सम्मानित जनों को अवगत कराया गया तथा उनके जो सुझाव थे, जो समस्या थी, उनके लिए आगे के लिए बेहतर कार्रवाई करने के संबंध में भी निर्देश, आवश्यक निर्देश जो है सभी संबंधित को दिए गए हैं। और इस तरीके से एक संवाद बनाने की पहल यहाँ पे की गई है। तो जो भी ऐसी समस्या या सुझाव किसी का रहता है
तो इसमें हमारी कोशिश रहेगी कि समय समय पर इस तरीके के प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा और उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। मसूरी की सीमाद्वार कोल्हू-खेत पर पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें मसूरी आने वाले सभी पर्यटकों की जांच की जा रही है। वहीं दोपहिया वाहनों की चेकिंग के दौरान लाइसेंस और वाहन के कागजात आदि की जांच के बाद ही मसूरी आने दिया जा रहा है। आपको बता दें कि इस दौरान मसूरी पुलिस द्वारा हरियाणा से आए पर्यटकों के वाहन पर लगी काली फिल्म को भी निकाला गया और चेतावनी दी गई कि उत्तराखंड में गाड़ियों के शीशे में काली फिल्म लगाना दंडनीय है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यातायात नियमों का पालन न करने पर हर दिन लगभग 15 से 20 वाहनों के चालान किए जा रहे हैं। और वही हरिद्वार पुलिस द्वारा ऑपरेशन लगाम के तहत लगातार हुड़दंगियों और यातायात नियमों का पालन न करने वाले वाहन चालकों की सबक सिखाया जा रहा है। वही चेकिंग अभियान के दौरान थाना बहादुराबाद पुलिस को सूचना मिली कि एक स्कॉर्पियो कार तेज आवाज में हूटर बजाते हुए बहादुराबाद टोल से शांतर शाह की ओर जा रही थी और ऐसे में पुलिस द्वारा तत्काल चौकी शांतर शाह पर बैरियर लगाकर वाहन को रोका गया। चेकिंग में स्कॉर्पियो कार में अवैध हूटर और एम्पलीफायर लगे हुए पाए गए। पुलिस द्वारा एमवी एक्ट में चालान कर हूटर और एम्पलीफायर को जब्त किया गया है। यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों के और शांति व्यवस्था भंग करने वालों पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। आगे भी ऑपरेशन लगाम के अंतर्गत हरिद्वार पुलिस की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। उत्तराखंड में पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार का पंचायती राज विभाग कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रहा है। पंचायती राज का लक्ष्य है सतत विकास। इन्हीं लक्ष्यों को हासिल करते हुए गरीबी मुक्त एवं सशक्त आजीविका युक्त गांव, स्वस्थ गांव, उन्नत गांव और पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाते हुए आज प्रदेश सरकार शानदार उपलब्धियां हासिल कर रही है। पंचायती राज विभाग सुशासन के माध्यम से ग्राम पंचायत के नागरिकों को विभिन्न योजनाओं और जन सहभागिता के माध्यम से जागरूकता अभियान भी चला रही है। ग्राम पंचायत की बैठक में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जा रहा है, तो वहीं भूमि संबंधी दस्तावेजों का डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है और लोगों को पंचायत कार्यालय शिकायत निवारण सिस्टम से मिल रही है ढेरों सहूलियतें। पंचायतों में महिलाओं को 50% का मिल रहा आरक्षण, अवैध कटान और वनों में कटाई पर नियंत्रण, ग्राम पंचायतों द्वारा उत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं, ग्राम पंचायतों द्वारा आजीविका विकास और समृद्धि, महिलाओं को स्वरोजगार और आत्मनिर्भर बनाने की पहल। देश के शीर्ष 100 आदर्श गांवों की श्रेणी में उत्तराखंड के 10 गांवों के नाम भी शामिल हों। इसके लिए पंचायतों द्वारा गांव के चहुमुखी विकास की योजनाबद्ध तरीके से योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुंचाया जा रहा है। प्रत्येक विकास खंड में 5-5 गांवों को आदर्श ग्राम बनाया जा रहा है, जिसमें हर जरूरी जीवन सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिनमें शामिल है पंचायत भवनों के निर्माण के लिए धनराशि बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गई। गाँवों में सड़क निर्माण, ओपन जिम और पार्कों का निर्माण, शहीदों के नाम पर गाँवों में द्वार, स्कूल और पंचायत भवनों के नाम, गांवों के समग्र विकास, स्वच्छता, कूड़ा निस्तारण पर विशेष ध्यान, ग्राम पंचायतों में कंप्यूटर और हाई स्पीड इंटरनेट की व्यवस्था। पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार के सहयोग एवं राज्य सरकार के निर्देश में संचालित की जा रही इन लाभकारी योजनाओं के शानदार परिणामों से संवर रहे हैं उत्तराखंड के गाँव और आखिरी व्यक्ति तक पहुँच रहा है योजनाओं का लाभ। ग्राम पंचायतों का हो समग्र विकास, पंचायती राज का है यही प्रयास। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। केदारनाथ यात्रा मार्ग के सीतापुर पार्किंग में यात्रियों और पार्किंग कर्मचारियों के बीच हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसका संज्ञान लेते हुए पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। आरोपियों की पहचान दीपक चंद्र, लक्ष्मण सिंह, राजेंद्र कोहली, सुदर्शन चक्र और दुर्गेश के माफ की जगह सुदर्शन चंद्र और दुर्गेश के रूप में हुई है। 5 आरोपी रुद्रप्रयाग के निवासी हैं। घटनाक्रम की जानकारी देते हुए एसपी रुद्रप्रयाग अक्षय प्रहलाद कोंडे ने बताया कि वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर कोतवाली सोनप्रयाग पुलिस ने घटनास्थल सीतापुर पार्किंग जाकर आवश्यक पूछताछ की, जिसमें पता चला है कि यात्रियों और सोनप्रयाग पार्किंग के कर्मचारियों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जो मारपीट और लठबाजी की हद तक जा पहुंचा। पुलिस ने पार्किंग ठेकेदार सहित घटना में शामिल व्यक्तियों को थाने ले जाकर आवश्यक पूछताछ की। पूछताछ में आए हुए तथ्यों के आधार पर मुकदमा दर्ज कर प्रकाश में आए 5
पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया। उन्होंने कहा है कि यात्रा पर आए श्रद्धालुओं के साथ इस प्रकार का व्यवहार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लगभग 11 बजे के आसपास सीतापुर पार्किंग में एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट घटना हुई, जिसमें पार्किंग ठेकेदार के कर्मचारी एवं यात्रीगण हैं, उनको गाड़ी के मेंटेनेंस को लेके या गाड़ी में जो क्षति हुई होगी पार्किंग के दौरान उसको लेके विवाद हुआ और उसमें मारपीट भी सामने आई है। इस घटना का संज्ञान लेते हुए पुलिस में सोनप्रयाग थाने में हमने एफआईआर दर्ज की है और जितने भी 5 अभियुक्त थे हमने पार्किंग ठेकेदार के विरुद्ध भी इसमें एफआईआर दर्ज की है। और इस मीडिया के माध्यम से मैं सबको ये सूचित भी करना चाहूंगा कि जो बीते 2-3 दिन में भी केदारनाथ मंदिर के एरिया में इस तरीके की घटना आई है, इसमें आगे जब भी कोई इस तरीके की घटना होती है तो ये पुलिस द्वारा ही सॉल्व की जाएगी। अगर अपने स्तर पर इस तरीके की कोई मारपीट की घटना होती है तो पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई करते हुए एफआईआर और गिरफ्तारी की कार्रवाई चाहे वो लोकल हो या यात्री हो उनके विरुद्ध की जाए। और देहरादून के धूलकोट से दुखद खबर सामने आ रही है, जहां डाट काली मंदिर के पास 2 कारों की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने घायलों को ग्राफिक एरा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाया, जहां पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस ने घटना की सूचना मृतक और घायलों के परिजनों को दे दी है। और वहीं मसूरी प्राधिकरण जो है बंशीधर वीसी की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। बेहद महत्वपूर्ण बैठक बताई जा रही है, जहां मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के वीसी बंशीधर तिवारी ने बैठक की है। प्राधिकरण के कार्यों की समीक्षा बैठक हुई और निम्न बिंदुओं पर चर्चा हुई और रायसे के साथ साथ कार्रवाई भी की गई। अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए। बैठक में प्राधिकरण सचिव मोहन सिंह बर्निया, संयुक्त सचिव गौरव चटवाल रहे मौजूद। प्राधिकरण क्षेत्र अंतर्गत में मानचित्र शमन के प्रत्येक माह में 2 बार लगाए शमन कैंप, तो वही प्रथम कैंप ऋषिकेश और द्वितीय कैंप विकासनगर में लगाए जाने के निर्देश दिए गए। प्राधिकरण के विभिन्न स्थानों पर लगाए कैंप आम जनमानस की सुविधा के लिए कार्यालय में हेल्प डेस्क किया जाएगा स्थापित। भूमि क्रय किए जाने पर संबंधित अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए। इस बीच भूमि के चयन पर यथाशीघ्र कार्रवाई करें। औद्योगिक परियोजनाओं के लिए आईटी कंपनियों को किया जाएगा स्थापित। पूर्व वर्ष में हरेला पर्व पर लगाए गए वृक्षों के रखरखाव के लिए चयनित फर्म द्वारा कार्य न किए जाने पर नाराजगी जताई। और इस बीच आपको बता दें कि फर्म के लिए किए गए कार्यों का भी निरीक्षण करें। इस वर्ष हरेला पर्व पर 70,000 वृक्षों का लक्ष्य रखा गया है। टेंडर के माध्यम से पौधों क्रय किए जाने के दिशा निर्देश दिए गए और टेंडर प्रक्रिया को शीघ्र आरंभ करें। धौलास आवासीय योजना के अवशेष कार्यों को शीघ्र पूरा करें। पीएम आवास योजना के तहत लाभार्थियों को शीघ्र मिले आवास। इंदिरा मार्केट में आगे की दुकानों को शिफ्ट करने का प्रस्ताव तैयार करें। उत्तरकाशी के मोरा गांव में मकान की दीवार गिरने से एक ही परिवार के पति पत्नी और 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। सूचना मिलने पर एसडीआरएफ और पुलिस टीम ने घटनास्थल पहुंचकर सर्चिंग ऑपरेशन चलाया। मामले की जानकारी देते हुए एसडीआरएफ उप निरीक्षक दीपक कोनियाल ने बताया कि अचानक मकान की दीवार गिरने से घर में सो रहे परिवार के सदस्य मलबे में दब गए। सूचना मिलते ही तहसीलदार मोरी जब्बर सिंह असवाल, एसडीआरएफ और पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया, लेकिन दीवार गिरने से घर में मौजूद एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौके पर ही मौत हो गई। उन्होंने बताया है कि घटना की वजह से क्षेत्र में हुई भारी बारिश और मकान की स्थिति को एक संभावित कारक के रूप में देखा जा रहा है। प्रशासन मामले की विस्तृत जांच कर रही है। उन्होंने बताया कि मृतकों की पहचान गुलाम हुसैन, पत्नी रुकमा खातून, पुत्र आबिद और पुत्र सलमा के रूप में हुई है। तो देखिए, इस बीच लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले, जहां उत्तरकाशी के मोरा गांव में मकान की दीवार गिरने से ये हादसा हो गया है और इस बीच तस्वीरें दिखा रहे हैं।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमल, बताइए ये जो हादसा हुआ ये कब हुआ, कैसे हुआ, फिलहाल अभी क्या तस्वीरें हैं? हाँ सपना, सबसे बड़ी बात है मानसून शुरू हो गया है और लगातार हम देख रहे हैं कई क्षेत्रों में लगातार बहुत बारिश हो रही है। और पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो वही हम बात करें उत्तरकाशी की, जहां पर ये बहुत बड़ी एक घटना हुई है। एक मकान जो था वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया और उसमें कहें तो माँ बाप और 2 बच्चे उनके वो दब गए और उनकी डेथ हो गई है, जिस पर मुख्यमंत्री ने भी अपनी संवेदना व्यक्त करी है। और उन्होंने कहा है कि एसडीआरएफ की टीमें, अन्य टीमें वहां गई, पूरी चीज देखी गई, लेकिन जब देखा गया तो वो चारों की डेथ हो चुकी थी। तो कुल मिलाने कहें जो बचाव जो दल है वहां पर पहुंच चुका है, लगातार वो देख रहा है और उनके सब भी बरामद है। कुल मिला के कहें कि एक ऐसी दर्दनाक घटना देख रही है कि पूरा का परिवार जो है जमींदोस्त हो गया है। क्या परिवार में सिर्फ 4 लोग ही थे या फिर और भी लोग हैं? हाँ, सबसे बड़ी बात कहें कि मकान था वहां पर, उसमें जो परिवार होता है पूरा माँ बाप थे और उनके बच्चे थे, वो ही उस टाइम वहां पर थे। और जब वो पूरी गिरी है तो उन्होंने उनकी डेथ हो गई। एसडीआरएफ के उप निरीक्षक हैं दीपक गुनियाल ने, उनके ने भी जारी बताया कि जब दीवार गिरी तो परिवार सो रहा था और एकदम जब बारिश आई तो पूरा मलबा उनके ऊपर हो गया, जिनकी उनकी डेथ हो गई है। तो इसके लिए एसडीआरएफ भी वहां पहुंची थे, अन्य पहुंचे थे जितना बचाव होगा, लेकिन जब देखा गया, मलबे से देखा गया तो चारों की डेथ हो चुकी थी। और एक बहुत बड़ी ऐसी घटना सुनने को मिली है जिससे पूरी एक रूह से कांप गई है। बिल्कुल, बेहद दुखद घटना। बहुत बहुत शुक्रिया कमल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।